जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। ये दर्द बयां करती लाइनें जेलेंस्की पे परफेक्टली सेट होती है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। विश्वास कर बैठे हैं अमेरिका पे, और स्पेशली उस दौर में जबकि उसको लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जिनके व्यक्तित्व की अस्थिरता ने पूरी दुनिया के अंदर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी है, और वो इंस्टेबिलिटी परेशान इनको भी कर रही है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि नाटो में जाना था, कांटों में चले गए। ट्रंप की जो बैसाखी इनको मिली, लगता था कि बड़ा मजबूत हाथ, मजबूत कंधा मुझे मिल गया है, रशिया के अगेंस्ट में मैं जीतूंगा। लेकिन सर परिस्थितियां कुछ और ही हैं। क्या कुछ हुआ है, सारी बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बन जाए, जहां पे जियो पॉलिटिक्स को बहुत ही ऑनेस्टली और अनबायस तरीके से नेशन फर्स्ट की विचारधारा के साथ में हम प्रेजेंट करते हैं। तो साथियों, नाटो से कांटों का सफर आज ये बड़ा सटीक सिद्ध हुआ, मुझे परफेक्ट लगा। रीजन क्या था? क्योंकि अमेरिका के जिस चरित्र को शायद जेलेंस्की समझते हुए भी नहीं समझ पाए, क्योंकि वो खुद एक कलाकार हैं, खुद एक अभिनेता रहे हैं। अब उस अभिनय करते करते शायद इनको ये लगा कि भाई ये तो रियल होगा, क्योंकि एक बार में ट्रंप का फेस इन्होंने देखा जब ये ओवल रूम में बैठे थे, जो कि राष्ट्रपति भवन का एक हिस्सा है। वहां पे जिस तरीके से अमेरिकी जो रक्षा मंत्री जो है, ये पीटर हेगसेथ, जो कि इसको डिफेंस सेक्रेटरी भी बोलते हैं, उनकी मौजूदगी में जो बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की थी, माहौल बड़ा हॉट टॉक हो गया था। लगता था जेलेंस्की को समझ नहीं आया कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या, कि जो देश हमारा साथ देना चाहता है बिठा करके भैया बेइज्जती कर रहा है। उसी के बाद में आपको पता हो, कुछ दिन के बाद में हमने इसको कवर भी किया था, ट्रंप साहब जेलेंस्की के साथ में पर्सनल मीटिंग करते हैं साइड में ले जाके, और उसको बोलते हैं कि अटैक कर दो ना मॉस्को पे, इंटरनल साइड में अटैक करो ना। तो इस बातों से जेलेंस्की को इस बात का एहसास हुआ कि भैया अमेरिका तो हर स्थिति में मेरे साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती यूक्रेन की रही, जो इसके वास्तविक चेहरे को नहीं पहचान पाया। मेरे साथियों, जब बात आ रही थी अटैक करने की, तो वो मॉस्को पे बात करते थे, वो सेंट पीटर्सबर्ग पे बात करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही अमेरिका, इसी यूक्रेन जिसके साथ खड़ा होकर वो रशिया पे हमला करने की बात कर रहा है, वो उसी यूक्रेन को ये कहेगा बिना उसकी परमिशन के कि भैया अब आप ना थोड़ा सा स्वाइप ऑफ जो टेरिटरी कर लीजिए, कुछ क्षेत्र का आदान प्रदान कर लीजिए, सेटलमेंट हो जाएगा। रशिया की मांग जो आई कि भैया यूक्रेन का जो बड़ा हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा यूक्रेन का रशिया ने मांग लिया है, और अमेरिका ने साथ देने की बात कह दी है। अब बताइए सर कि ये जाएं तो जाएं कहां? इसीलिए तो कहते हैं कि हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। खुद की टेरिटरी जिसके लिए वो क्रीमिया के लिए फाइट कर रहा था, क्रीमिया तो छोड़ो, बाकी टेरिटरी और इसके हाथ से जाने वाली है, और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बात करते हैं, समझते हैं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस समय पे इनकी एंट्री हुई थी, जिस समय पे ये आए थे, उस समय से ही इन्होंने कुछ ऐसा माहौल बनाया जो गंगाजल के साधु यादव के जैसा दिखता है। ये सीन आपको पता होगा जब वो जो सब इंस्पेक्टर उनके पास में आता है और वो सुनता है कि भाई मेरी तो बुराई हो रही है यहां पे, उसको बोलते हैं कि भाई ये तो हमारा पाला हुआ कुत्ता है, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। जब वो मुंह पे आता है तो कहता है ले ले और रख ले, और चाहिए तो बोलना। बोले नहीं साधु बाबा, आपकी कृपा है। तो कुछ ये अमेरिका ने रोल निभाया यूक्रेन के साथ में। जब यूक्रेन को हथियारों की जरूरत पड़ रही थी, अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट ने तो रोक लगा दी। ट्रंप कहते जी मुझे पता नहीं, स्पेशल राइट्स का यूज करके ट्रंप ने हथियार दिए। तो ये कुछ वैसा ही था, क्योंकि अल्टीमेटली इनको आना वहीं पे था। कारण क्या था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो जर्नी है ना सर, आज हम बात एक पॉइंट ए की भी करेंगे। पॉइंट बी तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे रशिया ने डिमांड कर दी कि मुझे ये टेरिटरी चाहिए, अमेरिका कह रहा है ठीक है भाई मिलेगी, हम बैठ के बात कर लेंगे। तो यहां से शुरू होकर इसके बीच में जो ड्रामा क्रिएट हो रहा था यूक्रेन को सपोर्ट करने का, वो एक्सपोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए पर भी यही बात दोनों के बीच में तय हो चुकी थी, जो कि आज प्रूव आपके सामने होने वाली है। कैसे सर? पता होना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन अलास्का में दोनों देश मीटिंग कर रहे हैं, दोनों देश मिल रहे हैं। प्रेस ब्रीफ की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और अपनी बात को रखा है कि भाई हम दोनों देश जो एक जगह मिलेंगे, 15 अगस्त को हम बात करेंगे, और अलास्का में मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग का नतीजा यह होगा कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा ये ब्लड वॉर जो है ये रुक जाएगा, और रशिया और यूक्रेन की भी शांति समझौता हो जाएगा। अब आप एक चीज समझिए कि शांति समझौता होना है रशिया और यूक्रेन के बीच में, मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका,
लेकिन यहां पे यूक्रेन को इग्नोर कर दिया गया है, यानी मध्यस्थ जो है वो अब मेन पार्टी की जगह आके बैठा है। यूक्रेन के बिहाफ पे बोल कौन रहा है? अमेरिका। जैसे तो कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी या संप्रभुता तो तिलांजलि उसको दे दी गई है। अब आप देखिए हुआ क्या, जैसे ही चीजें आगे बढ़ी यहां पर कंफ्यूज आ गया। कौन कंफ्यूजन में है? यूक्रेन, कि भैया हम तो टोटल फ्यूज हो चुके हैं। एक तरफ हथियार देता है, एक तरफ हमें मीटिंग करने के लिए बुलाता है, एक तरफ हमें इग्नोर करता है, फिर रशिया के अगेंस्ट बोलता है, फिर रशिया का साथ देता है। आखिर में इसके व्यक्तित्व को हम समझे तो समझे कैसे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब एक मौका खुशी का मिला है। कारण, क्योंकि जब ये महाशय आए थे, आके इन्होंने बोला कि भाई हम 24 घंटे में सीज फायर करा देंगे, बात झूठी पड़ गई। फिर बोले कि 50 दिन में करा देंगे, बात झूठी पड़ गई। फिर कुछ दिन पहले अभी बोला है जी 10 दिन में करेंगे, तो 10 दिन की मियाद को कैसे पूरा करें, बिल्कुल किनारे पे। तो साहब अब लगा कि एक अवसर आया, मेरी बात रह जाएगी। उसकी खुशी जो है ना वो यहां से टपक रही है सर। अब क्या है, ये आप अमेरिका का हिस्सा देख रहे हैं, ये कनाडा है, इस हिस्से में ये अलास्का है सर। ये अमेरिका का एक प्रांत है जो कि 1867, शायद मैं गलत नहीं कह रहा तो, और 7.2 मिलियन यूएसडी में रशिया से खरीदा था। किसने? अमेरिका ने। उस समय की जो शासन सत्ता थी वहां पे उन्होंने इसको लगभग 7.2 मिलियन यूएसडी, आज के देखो तो 45 करोड़ रुपए के आसपास में बेच दिया था। आपको एक छोटी सी गिनती और समझा तो बड़ा मजा आएगा सर, इस कैलकुलेशन को देखिए। अगर हम इस अलास्का के पूरे एरिया को इसके रेट से डिवाइड करें, भाई आज के 45-45 करोड़ रुपए, और उस अभी 7.2 मिलियन यूएसडी में देखा जाए तो एक यूएसडी के अंदर 100 सेंट होते हैं, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो उस समय पे 2 सेंट पर एकड़, कितने सर? 2 सेंट में 1 एकड़ जमीन, आप समझ लीजिए, यानी $1 में 50 एकड़ जमीन। इस रेट से सर अलास्का को खरीदा गया। और आज रशिया जो है वो सर इसको पछताता है कि भाई हमने जमीन जो है वो क्यों इस अलास्का को क्यों बेच दिया। खैर, अब ये अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, बस बहुत छोटा सा, लगभग 200-250 माइल का ये बीच का गैप है। बाकी ये रशिया की बॉर्डर है, यहां पे अलास्का आ गया, अमेरिका की बॉर्डर है साहब। यहां पे ये मीटिंग करेंगे। अभी जो मीटिंग होगी, इस बात को लेकर के जो तहलका मचा, वो मचा जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल आती है, उसने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया और कहा कि पुतिन टेल्स यूएस ही विल हॉल्ट वॉर इन एक्सचेंज ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन। अब साहब ये खबर ही आई कि यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, उस पूर्वी हिस्से के बदले वो बोलता है रशिया कि भाई हम जो है, आप ये एरिया हमें दिलवाओ, हम शांति समझौता कर लेंगे, युद्ध की स्थिति रुक जाएगी। आपको पता हो 2-3 दिन पहले रशिया का एक स्टेटमेंट आया था कि यस वी आर विलिंग टू डू द पीस एग्रीमेंट बट आवर ओन कंडीशन, हमारी कुछ शर्तें हैं, विशेष शर्तें हैं जो हम समय पे बताएंगे और उसके हिसाब से बात होनी चाहिए। आप इस बात को समझ के चलिए कि ये जो बात यहां पे आई है, ये बात पहले भी आ चुकी थी और इस बात से यूक्रेन अवगत था कि भैया कुछ तो दाल में काला है, कुछ बात पक रही है। क्यों सर? क्योंकि आप ये यूक्रेन का हिस्सा जब आप यहां देखेंगे तो रशिया ने 2014 में क्रीमिया को तो अपने अधीन कर ही लिया था। अब यहां पे लुहान्स्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिजिया और खेरसोन, ये 4 जो इसके प्रोविंस, इन 4 प्रोविंस की डिमांड रशिया ने कर दी है कि ये एरिया हमें दिला दो, हम यहां से चले जाएंगे। बड़ी बात क्या है कि ये जो एरिया देख रहे हैं, जिनको जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये रशिया के ऑलरेडी अपने कब्जे में ले लिया है। बचा हुआ हिस्सा जो है वो चाहता है भी ये पूरा एरिया हमारे कवर में आ जाए तो हम छुट्टी कर देंगे। और दूसरी बात ये और बोलता है कि इस एरिया को हमारे पास करके ईस्ट से नाटो को भगाओ। अब यहां पे बात आई कि भैया कल को ईस्ट और वेस्ट अगर ये बन गया, वेस्ट यूक्रेन, तो वेस्ट यूक्रेन क्या नाटो का हिस्सा बनेगा? वहां पे सर डील होनी बाकी है। रशिया हो सकता है उसके लिए पॉजिटिव बोले, हो सकता है नेगेटिव बोले। संभावना यह है कि अगर उसको अपनी शर्तों पे ये पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा मिल जाता है तो वो शायद पश्चिमी यूक्रेन के लिए नाटो की मेंबरशिप के उसकी आपत्ति खारिज हो जाएगी या वो खुद इसके ऊपर राजी हो जाएगा। अब बात यह समझिए कि जब ये एरिया मांग रहा है तो ट्रंप कौन से एरिया को एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको सारी चीज क्लियर होगी। मेरे दोस्तों, ये CNN का एक न्यूज रिपोर्टिंग हो रही थी, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको पेश कर रहा हूं। सर यहां पे जो एरिया मांगा, देखो क्रीमिया तो ऑलरेडी अब पास में जा चुका है, इस एरिया की वो डिमांड कर रहा है। लेकिन ये एरिया कुछ एरिया जो ऐसे हैं जिनके ऊपर रशिया ने कब्जा किया है, रशिया का कंट्रोल वहां पूरा हो चुका है। तो बात ऐसी हो रही है कि कुछ हिस्सा जो है ऑलरेडी रशिया ले चुका है, वो यूक्रेन को दे देगा, और कुछ हिस्सा जो यूक्रेन के पास अभी है वो रशिया के पास में चला जाएगा। कुल मिलाकर के क्या होगा,
मतलब चाकू गिरे खरबूजे पे या खरबूजा गिरे चाकू पे, कटना किसे है? खरबूजे को। ठीक है, तो नुकसान अल्टीमेटली होना है यूक्रेन का, इसमें कोई शक नहीं है। अब यूएस का साथ लेके भी ये हाल, ये दिन देखना पड़ेगा। तो यूक्रेन की सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरह से इन्होंने कर ही लिया। अब यहां देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए, इलेक्शन कैंपेन के अंदर नारा लगाया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके साथ में बोलते थे 24 घंटे चाहिए, अनकंट्रोल्ड तरीके से सर इसके हमले होते रहे। तो क्या दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग थी, या फिर ये चीजें पहले से अंडरस्टूड थी कि हमें किस रास्ते पे जाना है? तो संभावना इसकी तो बहुत कम है कि दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रही होगी, लेकिन हां, ये चीज का अंदाजा पहले से था कि यूक्रेन के इस हिस्से को रशिया को दे देंगे, रशिया जो है वो इसमें खुश हो जाएगा और शांति वार्ता निश्चित हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप अगला, जैसे इन्होंने ईरान को क्लेम किया, फिर ये गाजा को क्लेम करेंगे, भारत पाकिस्तान के इस जो वॉर को इन्होंने क्लेम कर दिया था, कंबोडिया वाले इशू को क्लेम कर चुके हैं, और आज आर्मेनिया और अजरबैजान वाले इशू के ऊपर भी इन्होंने अपना जिसको बोलते हैं स्टैंप लगा दिया है कि भैया लो, हम तो प्रेसिडेंट ऑफ पीस है, शांति के राष्ट्रपति हैं। तो ये इसके बाद में क्या बात बोलेंगे, लाओ जी हमें क्या दे दो, वो कॉइन पकड़ा दो, एक मेडल चाहिए, कौन सा, हमें शांति का नोबेल चाहिए। अब मेरे दोस्तों क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशन थोड़ी सी टेढ़ी पड़ी, क्योंकि बैलेंस करना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी जरूरी था। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इनकी पॉपुलैरिटी के गिरते ग्राफ, जो कि अभी टैरिफ वॉर के बाद में तो और ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब चीजों का इफेक्ट अमेरिका में बढ़ती महंगाई पे भी पड़ रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हाल ये हो रहे हैं कि लगभग 40% महंगाई जो है बढ़ चुकी है। सपोज कीजिए 100 रुपए में जो आपको दवा मिलती थी, अब वो 140 रुपए में मिल रही है। भारत को इसमें नुकसान, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका की लोकल पब्लिक, वहां की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा घाटा हो रहा है। उसके विरोध में वहां के डिप्लोमेट्स बोल रहे हैं, वहां के पूर्व जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं, वहां के बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेस हाउसेस भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर आपको पता हो 50 डेज, उसके बाद में 10 डेज, और अब ये एक डील प्रॉपर तरीके से। अब यहां पे सर हम एक विचार को समझिए कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने ये सारा का सारा इशू को इस मैटर पे लाके क्यों कंक्लूड कर दिया कि भैया ये टेरिटरी हमें दे दो। बात ये समझिए कि जिस समय पे वॉर शुरू हुआ, वॉर का एक निश्चित अंत होता है, वार कभी अनंत नहीं होते, युद्ध कभी एंडलेस नहीं होते, युद्ध का एक एंड होता है, और हर पार्टी प्रॉपर नेगोशिएशन के साथ में खुद के पलड़े को भारी रखना चाहती है, जिससे कि यह प्रूव हो कि भाई हमने जितने साल का युद्ध लड़ा, जितनी कुर्बानियां हमने दी, उसके बदले में हमने क्या पाया। तो यदि यह यूक्रेन के टुकड़े कराने में सक्षम हो जाता है तो रशिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, प्लस अपनी टेरिटरी का यह विस्तार कर पाएगा। ऑफिशियली दुनिया जो है वो इसको एक्नॉलेज करेगी कि भाई हां, ये टेरिटरी जो है बिलोंग्स टू रशिया, और ये इसका एक तरह से मामला सेट हुआ। दूसरी स्थिति में यूएसए के लिए बात यह होगी कि भाई हम बीच में रहे तो हमने दुनिया के अंदर इस घटिया जो लेवल पे युद्ध चला गया था, इसको हमने शांत करा दिया, कंट्रोल करा दिया, वो इसका क्रेडिट ले लेगा। अल्टीमेटली नुकसान में कौन गया? यूक्रेन चला गया। अब यहां पे देखो, रशिया ने जो डिमांड रखी वो इन 4 प्रांतों की रखी, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसॉन। अब ये खेरसॉन, ये 4 प्रांतों की विशेष बात और समझिए कि यहां पर ये बहुत मिनरल रिच हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये 4 प्रांत यदि जाते हैं तो ये जो आपका समुद्रिक तट, जो सागर का तट किनारा है, तो एक ब्लू इकोनॉमी यहां से मैनेज होती है। ये बहुत बड़े सागर के संसाधन भी यूक्रेन के हाथ से जाएंगे, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए गिराने वाले और रशिया को बड़ी तादाद में सपोर्ट करने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है रशिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। अमेरिका क्रेडिट लेके खुश होगा, रशिया जमीन लेके खुश होगा। अब यहां होता क्या है, एक ट्विटर हैंडल है मेगाट्रॉन, ये बेसिकली जियोपॉलिटिक्स के ऊपर अपने ओपिनियन पेश करते हैं। उन्होंने यहां पे लिखा है, ट्रंप सेज देयर विल बी सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मेरे दोस्तों, ये स्वैपिंग क्या है? हमने बात की है ना कि जिस टेरिटरी के ऊपर रशिया ने कुछ कब्जे किए हुए हैं, वो जिनकी ये 4 प्रांतों के अलावा, वो दे दी जाएगी यूक्रेन को फिर से, और जिस हिस्सा इन 4 प्रांतों का जितना अभी भी यूक्रेन के हक में है वो दे दिया जाएगा रशिया को, तो मामला सेट हो जाएगा। अब एक बात को दिमाग में लेके चलिएगा, इन दोनों ही स्थितियों के बीच में व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो इस पूरे सीन में है ही नहीं। इस पूरे मामले में अभी सिर्फ 2 पार्टी बात कर रही है, तीसरा तो बैठ के चीख रहा है कि भैया हमारे बिना करोगे तो मामला फिसड्डी हो जाएगा, हम मानने वाले नहीं हैं, लेकिन उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अब यहां पे जेलेंस्की द हिंदू कवर करता है
जेलेंस्की वांट्स ऑन डिसीजन विदाउट यूक्रेन बिफोर यूएस रशिया समिट, यानी 15 अगस्त को जो ये मिलने वाले हैं उसके पहले बोलता है भैया देखो यूक्रेनियन विल नॉट गिव देयर लैंड टू द ऑक्यूपायर्स, हम हमारी जमीन उन जमीन कब्जा करने वालों को कैसे दे दें, नहीं देंगे, सेज यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की इन ए सोशल मीडिया पोस्ट। मना कर दिया इसने। लेकिन इनकी बात को हाईलाइट कोई कर, मीडिया के बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं, मेन बात हो रही है कि 15 अगस्त को मीटिंग होगी, ट्रंप जो बयान देंगे, ट्रंप जो कह देंगे यूक्रेन उसको मान लेगा। रशिया को फर्क ही क्या पड़ता है, रशिया को अगर वो टेरिटरी आती है, नाटो वहां से बैकफुट पे जाता है तो ठीक है, उसके लिए तो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो जेलेंस्की है, जेलेंस्की की फजीयत सर होना यहां तय है। लेकिन इन्होंने भी अपनी बात को रखा, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैज रूल्ड आउट गिवन लैंड टू रशिया जस्ट आवर्स आफ्टर Trump said he would meet with Putin in Alaska. He basically rejected the Trump's offer. तो कुल मिलाकर के इस बात को अभी यूं देखा जाए कि क्या ये पूरी तरह से डील हो जाएगी, तो सर इसकी संभावना जो है वो मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 80% की है। लेकिन 20% में यह भी है कि ये डील नहीं हो, अगर यहां पे यूक्रेन जो है वो ट्रंप की बात के ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि ट्रंप एक संकी किस्म का व्यक्तित्व है। वहां पे मायने वहां पे एथिक्स के, इमोशंस के या रिलेशंस की जड़ों के नहीं है। वहां मामला है खुद को एक तरह से ये मान लेना कि भैया हम मसीहा हैं, जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। अब इसकी बात में अगर यूक्रेन गड़बड़ करेगा तो सोच लो, यूक्रेन दो दुश्मन पालेगा, एक उसका दुश्मन होगा यूएसए और एक जो वर्तमान में लड़ाई चल रही है रशिया। और जब यूएसए एंटी होगा तो पूरा नाटो, पूरा ईयू, यानी अब इनके लिए तो सर सिचुएशन हो चुकी है, मतलब गले की हड्डी है, ना उगलते बनेगी ना निगलते बनेगी, अल्टीमेटली इसको निगलना ही पड़ेगा और हां बोलना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें सेटल होगी। रीजन क्या है, क्योंकि ट्रंप ने अभी जो रशिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनकी बात में क्या बोला था कि शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि डेड हैंड का जो जिक्र हुआ था, जो एक परमाणु जो मशीनरी है, तो वहां पे जब उनके लिए इतनी बड़ी बात बोल के वहां 2 परमाणु पनडुब्बी तैनात वहां हो सकती है एक सनक की वजह से, तो इस बयान के पीछे कि भैया हम मानेंगे नहीं और लास्ट तक नहीं मानेंगे, तो सर क्या ये रह पाएगा उस स्थिति में? नहीं सर, मुश्किल है। यहां पर एक बात समझिए, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी कि भैया एक चक्रव्यूह है ये, जिसके अंदर यूक्रेन को फंसाया गया है अमेरिका के द्वारा। तो आज ये जब बात आई तो चक्रव्यूह कैसे है प्रूव होगा। आज ये 4 प्रांतों की बात समझ रहे हैं। विवाद दूसरा क्या है कि 4 प्रांत रशिया को नहीं देंगे। दूसरी चीज, अगर आप डील कर रहे हो तो विदाउट यूक्रेन, यानी हमें बिना बिठाया बात नहीं करोगे। ये 2 विवाद आज हैं, थोड़ा सा नोटिस करिए सर, बहुत गौर से पढ़िएगा, चीजें बहुत क्लियर होंगी। बीबीसी का एक न्यूज कवरेज है 15 फरवरी 2025 की, डेट आप यहां देख सकते हैं 15 फरवरी 2025, और ये टॉम मार्क ऑथर ने इसको कवर किया है। लिखा है यूक्रेन एंड गेम व्हाट ईच साइड वांट फ्रॉम ए पीस डील, मतलब असल में दोनों क्या पार्टियां चाहती है, इसके ऊपर यहां पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। उस आर्टिकल का एनालिसिस करके मैंने 6-7 पॉइंट बनाए, एक एक पॉइंट में बहुत गंभीर बातें हैं, समझिए, पूरा इतिहास क्लियर होगा। एक म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन हुआ था सर, जिसको हम एमएससी कहेंगे, उसमें यूक्रेन के 1 मिनट, जिसमें मेरे साथियों यूक्रेन के भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई एक चौंकाने वाली फोन कॉल के कुछ ही दिनों बाद हो रहा है। मतलब 15 फरवरी को यदि फोन कॉल हो रहा है, मतलब ये मीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 10-15 दिन पहले आसपास बात हुई होगी। अब ये बात जो हुई उसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता पे सहमत हो गए थे। समझ रहे हैं सर, यानी फरवरी के अंदर ये एजेंडा सेट हो चुका था कि होने क्या वाला है। आगे देखिए, ट्रंप ने सर इसको शानदार बताया था कि बहुत बढ़िया बातचीत हुई है, मामला सेट कर देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति, सर इस लाइन को बहुत गंभीरता से पढ़ें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि उनके देश को किसी भी शांति वार्ता से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब जो बात आज आप 9 अगस्त को कर रहे हो, वो बात फरवरी में ऑलरेडी हो चुकी है। जेलेंस्की अपना कंसर्न यहां रख चुके हैं, ट्रंप और पुतिन के बीच बात हो चुकी है। ट्रंप ये कह चुके हैं कि बात बहुत अच्छी हुई है और इससे शांति स्थापित होगी, यूक्रेन युद्ध रुकेगा। और उस बात को जेलेंस्की समझते हुए इस बात को जाहिर कर चुके कि भैया हमें इग्नोर करके मत करना, क्योंकि हम मेन पार्टी हैं, हमें इग्नोर करके डिसीजन लोगे तो हम बैकफुट पे चले जाएंगे, फिर हमें जिम्मेदारी नहीं होगी।
अब सर ये जो बात हुई, इस बात का अंदाजा ईयू के मेंबर्स को भी था। क्यों सर? लाइन क्या है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने बोला था कि भैया अगर रूस के सामने समर्पण कर दिया आपने, कुछ ऐसा हुआ कि जमीन का लेन देन हुआ या आपने सरेंडर किया, तो वो सभी के लिए बुरा होगा। मतलब पूरा नाटो, पूरा यूरोपियन यूनियन के लिए बुरा होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये जो बात हुई, इस बात का एहसास कि भैया सरेंडर यूक्रेन को कराया जाएगा, इमैनुअल मैक्रोन को भी था। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये चर्चाएं पहले हो चुकी थी, ये निर्णय पहले लिए जा चुके थे कि क्या करने वाले हैं। यूक्रेन को भी आभास था, यूरोप को भी आभास था, ट्रंप को भी पता था, और रशिया भी इस बात में इन्वॉल्व तो प्रॉपरली था ही था। आगे देखो सर, यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पे आज की डेट में रशिया का कंट्रोल है, ये बीबीसी कवर कर रहा है। दूसरी चीज, आगे 2014 के बारे में यूक्रेन ने जो वहां पे जो यूक्रेन के इस क्रीमिया वाले इलाके पे कब्जा हुआ, उसके बारे में बात है। अब यहां पे देखो सर, यूक्रेन ने एक बात बोली थी फरवरी में जो सम्मेलन के दौरान, कि 2014 मतलब क्रीमिया पे जब अटैक हुआ रशिया का, उससे पहले की सीमाओं तक वापस लौटे हमारे सैनिक, जिसमें क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क शामिल है। मतलब कि जहां पे 2014 से पहले हमारी पोस्टें थी, जहां पे हमारे सैनिक खड़े होते थे, वहां तक हमारे सैनिकों को फिर से पहुंचा दीजिए। मतलब कि जो एरिया इंक्लूडिंग क्रीमिया कब्जा किया रशिया ने, 2014 के पहले वाली पोजीशन को रिस्टोर करिए। मतलब 4 प्रांत छोड़ो, मेरा जो क्रीमिया कब्जे में कर रखा है, क्रीमिया भी मुझे वापस दिलाओ। ये डिमांड किसकी आई थी उस समय पे? यूक्रेन की। अब थोड़ा आगे देखो सर, एमएससी यानी म्यूनिख जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा कि हम कभी भी कब्जे वाले क्षेत्रों को रूसी क्षेत्र नहीं मानेंगे। तनाव, लड़ाई तो सर वहीं से है। अब देखो इनके अंदर प्रॉब्लम कहां आई, और अमेरिका ने अपना रुख उस समय भी इशारे में दिखा दिया था। जो पीट हेग्सेथ, जिनके बारे में हमने शुरू में चर्चा की, अमेरिकी रक्षा सचिव हैं या उनके रक्षा मंत्री आप कह सकते हो, उन्होंने बोल दिया था कि भाई क्या है ये, एक तरह से इम्पॉसिबल टारगेट है कि 2014 के पहले वाली सिचुएशन में तेरे को हम पहुंचा देंगे। ज्यादा अगर डिमांड करेगा ना तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटेगी नहीं, उलझ ज्यादा जाएगा। मतलब भ्रामक लक्ष्य का पीछा करने से युद्ध लंबा खिंचेगा तथा अधिक पीड़ा होगी। कुल मिलाकर के ये बोल रहे हैं कि अंधी डिमांड मत करो, जो हम सेट करा रहे हैं बेटा उसमें सेटल हो जाओ तो तुम्हारा फायदा होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये निकल करके आ रही है कि फरवरी 25 से लेके आज अगस्त 25 यानी 15 अगस्त को जो बात फाइनल करने वाले हैं, 15 फरवरी से 15 अगस्त, इसके बीच में सर क्या ये पहले से तय था? स्पष्ट देखिए ना सर, एक एक चीज क्लियर हो रही है। तो जेलेंस्की तो सर कम से कम यहां पे फंस चुका है, और जेलेंस्की पे प्रेशर यूएस प्रेसिडेंट का है। अब हर हाल में इसको अपना एरिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो सर अगला ईरान वाली पोजीशन, या तो अफगानिस्तान वाली पोजीशन, या तो जो पहले कभी वियतनाम वाली पोजीशन थी, उलझन के अंदर ये चला जाएगा। और इस समय पे इसके साथ में रशिया भी खड़ा नहीं होगा। तो दोनों पार्टी से दुश्मनी लेना सर, बहुत बुरी सिचुएशन जो है वो यूक्रेन की हो चुकी है। आप क्या समझ रहे हैं? आपका क्या मेरा ओपिनियन सही लग रहा है? तो प्लीज कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिए, उत्साह हमारा भी बढ़ेगा और आपका भी इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब इस मुस्कुराहट के पीछे की बातें क्या है? मुस्कुराहट तो स्पष्ट है, विन विन है यार। वो नहीं छोड़ा तो अमेरिका और यूक्रेन आपस में लड़ेंगे तो भी इसके मजे हैं, छोड़ दिया तो एरिया मिलेगा तो भी इसके मजे हैं। अल्टीमेटली आप थोड़ा ध्यान से देखो सर, ये एरिया अगर रशिया अपने अंडर में लेता है तो टेरिटरी एक्सपेंशन के साथ साथ में ये नाटो को कमजोर करने वाला होगा। और नाटो की कमजोरी आपको अच्छे से पता है कि जिस तरह से नाटो में स्पेशली ट्रंप के शासनकाल के दौरान से ये जो आपके एंड्रूस डूडा हैं, जिन्होंने यूक्रेन के जो हथियारों की सप्लाई थी उसको रोकने की बात कही थी कि भैया मेरे एरिया से जाने नहीं दूंगा। इमैनुअल मैक्रोन तो अब 2 मुद्दों पे नाराजगी। पहली नाराजगी क्या कि फरवरी में ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि रूस के आगे सरेंडर नहीं करना, और दूसरी बात जो ईयू के साथ में ट्रेड डील हुई उसको लेके भी इमैनुअल मैक्रोन नाराज हैं। तो एक बड़ा साझेदार नाटो का, ईयू का यदि दूर होता है, कमजोर होता है, तो सर नाटो के भविष्य पे तो निश्चित रूप से खतरा है। खतरा मतलब उसकी कमजोरी का, जो एक मजबूती की पहचान है वो कमजोर पड़ रही है। इसको लेकर हमने वीडियोस भी कवर की, वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। रशिया को कंट्रोल करने के लिए क्या नहीं किया? जो पेमेंट सिस्टम को रोक दिया, स्विफ्ट से बाहर किया, पेट्रोलियम ट्रेड को कंट्रोल किया जा रहा है, इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश, चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन इन सारे हथियारों के बाद के अंदर अब जब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था रशिया, तो यहां पे क्या किया गया? टैरिफ वॉर पे। अब टैरिफ वॉर को हम यूं जोड़ के समझेंगे कि अगर 15 अगस्त को यह डील इनकेस हो जाती है,
तो क्या ये टैरिफ वॉर रुकेगा, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में? तो सर इसकी बात को समझिए, ये बात है कि हां, यदि ये ट्रेड डील, ये जो माफ कीजिएगा शांति समझौता होता है, तो ये जो टैरिफ वगैरह का टेंशन सारा खत्म हो जाएगा। रीजन, सारी फाइट ही उसी चीज से हो रही है। तो ये साहब जब टैरिफ वॉर के अंदर आए और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगे कि भैया दुनिया पलट देंगे, अमेरिका तो वैसा बनाएंगे जैसा शायद पहले कभी था ही नहीं, उस दौर के ना सारी बातें होती गई। अभी आपको पता है 25% टैरिफ लगाया, 25% टैरिफ पे प्लस 25% और लगा दिया, जो कि 27 अगस्त से होकर के ये चला जाएगा टोटल 50% पे। अब जब 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर डाला, इसलिए कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हो और रशिया जो है वो उस पैसे का यूज करता है यूक्रेन के अगेंस्ट में, तो जब वो यूक्रेन रशिया वॉर ही खत्म होगा तो टैरिफ की क्या स्थिति बचने हैं। लेकिन सर स्थिति ने बहुत कुछ अच्छाइयां पैदा कर दी। अच्छाइयां पैदा ये कर दी कि अमेरिका का वास्तविक चेहरा इस देश के सामने आया। इसकी शुरुआत तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हो गई थी, जब से वो सीज फायर का क्रेडिट लेने लग रहे थे। लेकिन जब ये चीजें और बिगड़ी तो रिसेंटली आपको पता होगा अमेरिका के चाइना के जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इंडिया को बैक किया, इंडिया को सपोर्ट किया और ये शब्द लिखे कि ये जो तरीका है, ये जो वे ऑफ जो टैरिफ का इन्होंने काम किया है, ये टोटली गलत है और इसको आगे रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री जी का कंफर्मेशन है, वो चाइना जा रहे हैं। अब चाइना जब ये जा रहे हैं तो उसके साथ में क्या हो रहा है, दूसरी चीज, पुतिन और मोदी जी की फोन पे बात, उसके साथ साथ में मोदी जी ने इनविटेशन दिया कि साहब आप इंडिया पधारिए। अब यहां पे मोदी जी का ट्वीट एक आता है, लिखा है हैड ए वेरी गुड एंड डिटेल कन्वर्सेशन। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा सर, जो हाईलाइटेड है वही थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। पहला लिखा है विद माय फ्रेंड, मेरे मित्र हैं, तो माय फ्रेंड तो इन्होंने पहले ट्रंप को भी बोला है, लेकिन आई थैंक हिम फॉर शेयरिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन यूक्रेन। कहने का मतलब कि यूक्रेन के मुद्दे पे भी हमने चर्चा की है। अमेरिका ये ना समझे कि हम यूक्रेन रशिया से सिर्फ ट्रेड तक सीमित हैं, हम स्ट्रेटेजिक डिस्कशन भी करते हैं, इसको हाईलाइट कर दिया। उसके आगे लिखा है वी ऑल्सो रिव्यूड द प्रोग्रेस इन आवर बायलैटरल एजेंडा। मतलब जो प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ कि जो चीज पहले से चली आ रही है उसी चीज का आप रिव्यू करोगे, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो ये बायलैटरल एजेंडा क्या है, ये बायलैटरल एजेंडा है सर डिफेंस डील, ये बायलैटरल एजेंडा है आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये बायलैटरल एजेंडा है कि भी कैसे हम दोनों देश स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली रिलेशंस को और मजबूत करें, इस चीज को हाईलाइट किया गया है। एंड रिफ्रेम्ड मतलब हमने और संकल्पित हो गए और कमिटमेंट टू फ्यूचर डीपन द इंडिया रशिया रिलेशंस, कि भविष्य में हमारी जड़ें और गहरी हो, मजबूत हो, इसके लिए हम दोबारा से हमने संकल्प लिया। इसका मतलब जो रशिया के अगेंस्ट में अमेरिका की इच्छा है कि भारत संबंध तोड़ ले, तो प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि भैया फ्यूचर में तो हम संबंध और गहरे करेंगे, तुमसे डरने वाले हम नहीं हैं। अब इन सारी स्थितियों के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी हवाला है और यह भी कहा है कि आई लुक फॉरवर्ड टू होस्टिंग प्रेसिडेंट पुतिन इन इंडिया लेटर दिस ईयर, कि भैया स्वागत रहेगा, हमारे मित्र इस देश में पधारेंगे। अमेरिका में क्या हुआ सर, जो ये स्थितियां बनी कि भाई टैरिफ लगाया गया, भारत जो है वो अब रशिया और चाइना के साथ में, ऑब्वियस सी बात है कि वो आरआईसी का कॉन्सेप्ट जो शायद इंडिया भूला था, जो ब्रिक्स जो अमेरिका की तरफ एक तरह से पूरा झुकाव देश ने शुरू कर दिया था, उससे बचा हुआ। तो यहां पे एक शख्स है जॉन बोल्टन। ये जॉन बोल्टन कौन है, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इन्होंने एक बात बोली कि भाई देखो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली आप इंडिया को एक क्या करोगे, टैरिफ ऑन इंडिया लीड टू वर्स आउटकम फॉर यूएस सेज फॉर्मर ट्रंप। मतलब कि अमेरिका ने जो मेहनत की इतने सालों की कि इंडो पैसिफिक में एक भारत जैसा देश जो कि उसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज से मैच होता है, उसको अपने पक्ष में किया। एक ऐसा देश जो कि उसके साथ में न्यूक्लियर डील कर रहा होगा, उसको अपने पक्ष में किया, और ट्रंप ने अपनी बेवकूफी से उसको अपने से दूर कर दिया। अब क्या हो रहा है कि ये जाएगा किसके पास में, रशिया की तरफ, ये जाएगा चाइना की तरफ, और अब ये इनके शब्द हैं कि अब इंडिया जो है वो मुड़ करके अमेरिका की तरफ नहीं देखेगा, ये बात तय है। और अगर फिर भी कभी इंडिया का इस माहौल में यदि आप ये पाएं कि भाई भारत जो है वो फिर से अमेरिका की साइड में जाने का प्रयास कर रहा है, तो सर वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे काले दिन में से एक होगा, क्योंकि गलती हुई, हमें सबक मिला, हमने हमारी रणनीतियां पलट ली और हम जवाब देना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति इस देश के लिए बेहतर है, क्योंकि डिपेंडेंसी किसी एक देश पे ना होकर मल्टीपल पावर ब्लॉक्स बन जाएं, तो हमारी निर्भरता बाकी देश, बाकी और पॉइंट्स पे हो। तो ये जो फालतू के नेगोशिएशन, जैसे चाइना बचता है वैसे हम भी बचे रह जाएंगे। तो सर यहां पे सीधा बोला है
that a tariff meant to hurt Russia could push India closer to Russia and China and even unite them against US, कि भैया यूएस के खिलाफ भी ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहां पे एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री जी का कंफर्मेशन, प्लस चाइनीज जो मीडिया है, चाइनीज मीडिया इज कंप्लीटली होल्ड बाय द स्टेट ओनली। वहां पे एक तरह से जो भी मीडिया के वक्तव्य हैं वहां की सरकार के वक्तव्य ही होते हैं। तो वहां की मीडिया ने भी प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट में या भारत के सपोर्ट में अमेरिका के अगेंस्ट में स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके साथ साथ में जब प्रधानमंत्री जी की यात्रा होने वाली है तो 18 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, 18 अगस्त को भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं चाइना के विदेश मंत्री वेंग यी से। इनकी जो मुलाकात है वो इस बात को और सेटल करेगी, क्योंकि एनएसए का मिलना बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट कर रहा है कि यहां पे कोई और व्यक्ति, वित्त मंत्री भी हो सकते थे, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात हो रही है, जो कि दूसरी मुलाकात है, कुछ दिन पहले भी हुई थी। तो ये संकेत सारे के सारे हैं जो आरआईसी को मजबूत कर रहे हैं, बिकॉज चाइना और रशिया तो मजबूती से खड़े हैं, इंडिया जो है वहां पे अपने प्लेस को बना रहा है। और ये ब्रिक्स की मजबूती के लिए सर एक आशीर्वाद से कम सिचुएशन नहीं है। आरआईसी का मजबूत होना, बहुत से लोग कहते हैं भैया ये काल्पनिक है, ये पॉसिबल नहीं है। सर इस दुनिया में क्या पॉसिबल नहीं है? जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा करके, परमाणु बम गिरा करके जापान के जो रिलेशन है, मजबूत स्ट्रेटेजिक रिलेशन अमेरिका से हो सकते हैं, तो सर भारत और चीन के संबंध अच्छे क्यों नहीं हो सकते? क्या मुद्दों को सुलझाया नहीं जा सकता? डिप्लोमेटिकली हर चीज पॉसिबल है, बशर्ते हम हमारी इकोनॉमिक पावर को मजबूत करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करें। इकोनॉमी बड़ी होती है ना सर, आपकी इकोनॉमी मजबूत है, आपका बड़ा मार्केट है, तो सर ये इकोनॉमी का युग है, पैसे का युग है, तो आपके सारे रिलेशन, सर पर्सनल लाइफ में भी ये चीज लागू होती है। तो यह तो इंटरनेशनल, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है और राष्ट्रों से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनती है, तो जड़ में सर स्वभाव तो उसी रूप में जाएगा ना सर, वो अलग कैसे हो जाएगा? तो यहां पे आरआईसी का मजबूत होना भारत के हित में भी है और पूरे वैश्विक विकास के, वैश्विक ग्रोथ के हक में भी है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत और अमेरिका के संबंधों की सर जो तनाव है वो तो इस बीते समय का लगभग सबसे जबरदस्त तनाव आया है, लेकिन भारत उस स्थिति में है कि हम इन सब चीजों को झेल सकते हैं। वो दौर जब झेलने का नहीं था, चाहे फिर वो 1965 हो, 1948 हो, उसके बाद 1998 अटल जी का टाइम हो, हर समय पे हमने सर इनको फेस किया है। अब तो ये ग्रिंगो है सर, इसे डरने की जरूरत नहीं है। ग्रिंगो समझ गए तो सर एक बार व्याख्या कर देना क्या है। स्थिति अच्छी है। रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना और ब्राजील, लूला साहब, तो इनका भी सर बड़ा गजब का इन्होंने जो अपना रोल निभाया है ब्रिक्स की मजबूती में, और इंडिया को या रशिया को या चाइना को सपोर्ट करने में बैकएंड पे, और वो अमेरिका को जो सीधा जवाब दिया उसने बाकी देशों को भी मजबूत कर दिया है। अब यहां पे सर मजबूत होता ब्रिक्स, यूनिपोलैरिटी अमेरिका की तोड़ देगा, और ये जिस दिन टूटेगी ना सर, ये वैसा ही होगा जैसे कि एक डेविल का सर अंत होता है। दुनिया में एक होता है ना कि मूवीज में एक डेविल मरता है तो दुनिया में शांति छा जाती है। नरसिम्हा मूवी देखी होगी, देखिएगा सर जरूर से, बड़ी गजब सर उन्होंने बनाया है। तो जब हिरण्यकश्यप मरता है तो एक शांति का माहौल पैदा होता है। तो ये सर इस दुनिया के लिए हिरण्यकश्यप से कम नहीं है। तो दोस्ती बढ़नी चाहिए। इस बढ़ती हुई दोस्ती के लिए तो हम बहुत बोलते भी हैं और दिल से चाहते हैं कि भारत रशिया की दोस्ती एक नए मुकाम पे जाए और एक नए ऐसे इक्वेशन दुनिया में समीकरण सेट हो कि भारत का राष्ट्र हित सर्वोपरि हो जाए और राष्ट्र को मजबूती मिले। अब यहां पे सर देखो, जो 15 अगस्त वाली बात हो रही है कि 15 अगस्त को मीटिंग होगी, तो अभी कुछ देर पहले यानी 7:51 पे 9 अगस्त को, ठीक है, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब लगभग 10 बजने वाले हैं। अब यहां पे 7:51 पे ये स्टेटमेंट आता है और इंडिया वेलकम करता है कि भैया जो आप ये मिलने जा रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि ये सफल हो। ये सफल क्यों हो? अल्टीमेटली सर इसमें भारत के सबसे अच्छे दोस्त रशिया का ही भला है। दोनों ऑप्शन में बात कर चुका हूं। यदि जेलेंस्की हां बोलते हैं तब भी अच्छा है, रशिया को टेरिटरी मिलेगी, बढ़कर के मिलेगी, युद्ध शांति हो जाएगी और भारत के ऊपर ये टैरिफ का झंझट खत्म, क्योंकि मेन समस्या कटेगी तो बाकी समस्या कौन स्वतः हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी टैरिफ इसी वजह से है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अगर जेलेंस्की नो बोल देता है तो अमेरिका उसके लिए फाइट ही क्यों करेगा, उसके पक्ष में बोलेगा कि उल्टा उसके विपक्ष में आएगा, तब भी टैरिफ वगैरह का अंत होना तय है। आपका ओपिनियन का सर स्वागत है। भारत का रणनीतिक दाव बड़ा गजब रहा और बिल्कुल ये हमारे रणधीर जायसवाल साहब है, प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उनका ये जो स्टेटमेंट आया वो यहां पे अपने पेश कर दिया। तो सारा जो चर्चा परिचर्चा रही वो इस कंक्लूजन पे आती है कि कुल मिलाकर के अमेरिका के जाल में यूक्रेन फंस चुका है। किसी भी स्थिति में इसमें लाभ रशिया का तय है,
प्लस हो चाहे माइनस हो, और जहां रशिया का लाभ तय है, भारत के लिए संकेत अच्छे ही होंगे। आपको एनालिसिस कैसा लगा? आपको यदि थोड़ा लगता है हमारा हौसला अफजाई के लिए, तो एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। और आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के ऊपर, आपके विचारों का स्वागत है। और आप भी यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे हौसले को और बढ़ाना चाहते हैं, तो इस ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए, क्योंकि हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं सर, और सत्य जो होता है ना, वो बोलते हैं ना कि सच से काला होता है, काला नहीं, सच तो सफेद होता है, झूठ काला होता है, तो हम सफेद सच को सामने लाते हैं। सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके, दोस्तों के साथ में शेयर करके। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात आप लोगों से। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।